कैसा ये इश्क है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अहाना और रोहन के बीच एक गहरी बात होती है, जहां रोहन ने अहाना को बताया कि एक नन्ही बच्ची को उसके बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया है। अहाना को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो बच्ची के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी महसूस करती है। उसने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया और बच्ची भी जैसे सुकून में आ गई। अहाना ने ठान लिया कि वो इस बच्ची का साथ जरूर देगी। मानवी, जो हमेशा सोच समझकर फैसले लेती है, कहती है कि हमें इस बच्ची को रखना बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि बच्ची का बाप इतना खतरनाक हो सकता है। अहाना ने गुस्से में आकर मानवी को जवाब दिया कि वो दिल से सोचकर इस बच्ची का साथ देगी, चाहे अर्जुन क्या भी कहे। अहाना का कहना था कि इस बच्ची को सिर्फ उसकी माँ और बाप की कमी नहीं, बल्कि दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़ा है। रोहन भी सोचता है, लेकिन फिर सिया ने भी इस बात पर सहमति जताई और कहा कि इस बच्ची के लिए हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। सिया ने कहा कि इस बच्ची को अभी तो खिलौने चाहिए थे, लेकिन ये एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। रोहन ने बताया कि बच्ची का बाप अगले हफ्ते मिलने आ सकता है और वो अनाथालय से बच्ची को हॉस्पिटल भेजेगा। रोहन ने यह भी बताया कि जिसने अहाना के बारे में जानकारी दी थी, वह आदमी भारत से बाहर था और उसका नंबर भारतीय नहीं था। इसके बाद हल्का मजाक होता है और सब मिलकर बच्ची को खुश देखने की कोशिश करते हैं। मानवी और रोहन के बीच मजाक चलता है और बच्ची की हंसी से माहौल हल्का हो जाता है। अहाना फिर हॉस्पिटल जाती है, जहां एक बूढ़ी औरत नर्स से बहस कर रही होती है। अहाना उस औरत को संभालती है और नर्स को यह बताती है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। औरत ने अहाना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब अहाना नहीं थी तो किसी ने उनका इलाज नहीं किया था। अर्जुन अमेरिका में बैठा हुआ ये सब देख रहा था और अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका। अब वो सोच रहा था कि अहाना इस बच्ची के साथ क्या करेगी। अब आगे अहाना ने उस बूढ़ी औरत का बड़ी तसल्ली से इलाज किया था। न सिर्फ उसका, बल्कि जितने भी वैसे मजबूर, बेसहारा लोग अस्पताल में भर्ती थे, सबका हाल अच्छे से जाना था। वो उन चंद डॉक्टरों में से थी जो सिर्फ इलाज नहीं, दिल से सेवा करती थी। और यही वजह थी कि पूरे अस्पताल में उसकी वापसी से सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हुई थी जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर रखा था। गरीब, मजबूर, बेबस लोग, जिनके पास ना तो पैसे थे ना पहचान। बाकी डॉक्टर तो अपने ओहदे और एटीट्यूड में ही खोए रहते थे, लेकिन अहाना वो अलग थी। वो लौट आई थी जैसे किसी वीरान बगीचे में फिर से बाहर लौट आए। हालांकि अस्पताल में अब भी कुछ लड़कियां थीं जिन्हें अहाना से जलन थी, जो कभी उसके काम करने के अंदाज से चिढ़ती थीं, उसके नाम से कुढ़ती थीं। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जबान खोल सके, क्योंकि अर्जुन का नाम ही काफी था। उसकी मौजूदगी का असर इतना गहरा था कि लोग अब अहाना से उलझने से पहले 10 बार सोचते थे। अहाना ने जब बुजुर्गों की देखभाल पूरी कर ली तो उसे उस मासूम बच्ची की याद आई जिसे पहले दिन से ही देख रही थी। शायद रोहन और रोहित कॉलेज जा चुके थे, क्योंकि अस्पताल के किसी कोने में दिखाई नहीं दे रहे थे। मानवी और सिया उस बच्ची के पास बैठी थी, जो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अहाना धीरे धीरे उसके पास गई और नरमी से उसके सामने जमीन पर बैठ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन जुबान पर ताले लगे हुए थे। अहाना ने 2-3 सवाल और पूछे, लेकिन वो यूं ही चुपचाप बैठी रही, जैसे उसकी आत्मा खामोशी ओढ़े बैठी हो। अहाना का मन एक बार को सोचने लगा कि शायद ये बच्ची बोल नहीं सकती, लेकिन फिर उसे याद आया वो दिन जब बच्ची पहली बार उसके केबिन में मुस्कुराई थी, जब उसकी हंसी की हल्की सी आवाज कमरे में गूंजी थी। नहीं, वो बच्ची बोल सकती है, पर अब नहीं बोलती। उसकी खामोशी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि डर की बेड़ियां थीं। वो खौफ जो उसके उस क्रूर पिता ने उसकी रूह में उतार दिया था, अब वो डर उसका हिस्सा बन गया था, जैसे किसी काली छाया ने मासूमियत को कैद कर लिया हो। अहाना का दिल भारी हो गया। अब यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, अब यह बच्ची उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। उसे बचाना, उसे फिर से जिंदगी से जोड़ना, उसकी मुस्कुराहट लौटाना अब उसका मिशन था। सिया और मानवी दोनों ही अनुभवी थीं।
उन्होंने अहाना से पहले ही कहा था कि यह बच्ची अभी अपनी ट्रॉमा की पहली स्टेज में है। अगर उसे सही इलाज और प्यार मिला तो वो कुछ महीनों में पहले जैसी हो सकती है। उन्होंने उसके ज़रूरी एक्सटर्नल टेस्ट्स भी कर लिए थे। अहाना ने उनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सो मच सिया, मानवी मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस केस को मैं खुद हैंडल करूँ। इस बच्ची को ठीक करना अब मेरी जिम्मेदारी है। सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, अहाना, मैं जानती हूँ तू इस बच्ची से जुड़ गई है और सच कहूँ तो तू इस केस को बखूबी संभाल सकती है। हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तू है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना हमारे बस की बात नहीं है। थोड़ी देर रुककर सिया ने गंभीर लहजे में कहा, पर एक बात कहूँ, एक दोस्त के तौर पर अर्जुन से एक बार बात जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है उसने तुझे बहुत मुश्किलों के बाद ये आज़ादी दी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी फैसले से उसकी सोच में फिर से दीवार खड़ी हो जाए। वो बुरा इंसान नहीं है अहाना, बल्कि जो तेरे लिए अच्छा सोचता है वही दूसरों के लिए भी भला चाहता है। और इस बच्ची को घर लाना ये छोटा फैसला नहीं है। तू अब उसकी वाइफ है और ऐसे में उसे बताना और पूछना उसका हक है। सिया की बातों में ना सलाह थी ना आदेश, बस एक सच्ची दोस्त की चिंता थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जो भी कहती थी वो सीधा दिल में उतरता था। उसकी बातें उसकी ही तरह साफ और सच्ची होती थीं। अहाना ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे सिया की हर बात समझ आ गई थी। शायद यही दोस्ती की खूबसूरती थी, जहां शब्द कम होते हैं लेकिन एहसास गहरे। हाँ सिया, मुझे पता है तू सही कह रही है, अहाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखें उस बच्ची की तरफ थीं जो अब भी बेफिक्र सी नींद में थी, लेकिन मन के अंदर उसके लिए उठती बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मैं अर्जुन से बात जरूर करूंगी, वो बोली, लेकिन उससे पहले मुझे उन लोगों से मिलना है जिनके पास इस बच्ची की कस्टडी थी। मुझे उस अनाथालय के किसी भी मेंबर से मिलना है। जब तक उसका पास्ट क्लियर नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठ सकती। सिया ने बिना कुछ कहे फौरन अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। ओके, मैं कॉल करती हूँ, वहाँ का ऑनर तुझसे मिलने आ जाएगा, तू फिक्र मत कर, उसने जल्दी से कहा। अहाना अब बेसब्री से इंतजार करने लगी थी, न सिर्फ उस आदमी के आने का बल्कि उन जवाबों का भी जो अब तक धुंध में छुपे हुए थे। वो वापस उस बच्ची के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह उस बच्ची में उलझ चुकी थी। कुछ चॉकलेट्स उसने अपने बैग से निकाली और बच्ची की तरफ बढ़ाईं। पहले तो बच्ची ने संकोच किया, जैसे उसके मन में डर अब भी जड़ से बैठा हुआ था। लेकिन जब अहाना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, ले लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है, तब धीरे धीरे उसके हाथ ने चॉकलेट थाम ली। अहाना का दिल जैसे भर आया था। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं लग रही थी। उसका चेहरा गुलाबी गुड़िया जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था वो किसी बड़े दर्द की कहानी कहता था। जितना अहाना उसे देखती उतना उसमें खोती चली जाती। ट्रीटमेंट का पहला दिन था। उसकी ड्रिप लग चुकी थी और अब वो गहरी नींद में थी। उसकी सांसें अब थोड़ी स्थिर थीं, जैसे शरीर थोड़ा आराम पा चुका हो, लेकिन मन अब भी सिहर रहा हो। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, कम इन, अहाना ने धीमे से कहा ताकि बच्ची की नींद न टूटे। दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। मैम, आपसे कोई मिलने आया है, आपके केबिन में वेट कर रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, कहकर अहाना ने बच्ची की ड्रिप और मॉनिटर एक बार फिर ध्यान से चेक की और फिर कमरे से निकलकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो पहले से वहां बैठा था। मिडिल एज का शख्स था, चेहरे पर गाढ़ा चश्मा था और उसके हाव भाव में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो न तो बहुत बूढ़ा था न ही बहुत जवान, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह की थकान और सादगी झलक रही थी। अहाना के अंदर आते ही वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते मैम। अहाना को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो सिर्फ एक डॉक्टर थी, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं। फिर भी कोई इस तरह उसका सम्मान कर रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया, वो अब अर्जुन सिंह की पत्नी थी और अर्जुन सिंह की बीवी होना अपने आप में एक बड़ा नाम था। अहाना थोड़ी मुस्कुराई और आगे बढ़ते हुए बोली, हाय, आई एम डॉक्टर अहाना अर्जुन सिंह। अब तो ये आदत सी बन गई थी अपने नाम के साथ अर्जुन का नाम जोड़ने की। बिना अर्जुन का नाम कहे जैसे वो खुद को अधूरा महसूस करती थी। वो आदमी धीरे से बोला, आपको कौन नहीं जानता मिसेज सिंह, यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन।
आप जैसी लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अहाना ने थोड़ी झिझकते हुए सिर हिलाया। थैंक यू। ओह सॉरी, वो आदमी बोला। मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं। मेरा नाम फादर लुसेंट है। मैं ही उस अनाथालय का ऑनर हूँ जहाँ से ये बच्ची आपके पास आई है। आई नो मिस्टर लुसेंट, अहाना ने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन मुझे आपसे कुछ बातें जाननी हैं। कुछ नहीं, बहुत सारी बातें। आप प्लीज बैठिए पहले। अहाना ने इशारा किया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी? उसने पूछा। लुसेंट ने मना किया, लेकिन अहाना ने फिर भी 2 कॉफी ऑन ऑर्डर कर दी। अब वो सीधा मुद्दे पर आई। देखिए मिस्टर लुसेंट, मैं आपसे घुमा फिराकर सवाल नहीं करूंगी। सीधा सीधा 3 सवाल हैं मेरे। पहला, ये बच्ची कौन है, कैसे और कहाँ से आपके पास आई? दूसरा, इसका बाप कौन है? और तीसरा, वो कौन है जिसने आपको मेरे बारे में बताया? फादर लुसेंट का चेहरा कुछ पलों के लिए शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में हलचल साफ थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, देखिए मिसेस सिंह, मैं जानता हूँ आपके लिए ये सब जानना जरूरी है और मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। क्यों? अहाना का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब देने से मुझे साफ मना किया गया है, उसने धीरे से कहा। और दूसरे का जवाब? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। जो आदमी इस बच्ची का बाप है उसके 1000 चेहरे हैं, कोई नहीं जानता वो असल में कौन है। अहाना का दिल धड़क उठा। तो आपने उसे देखा है? हाँ, लेकिन जो देखा वो सच नहीं लगा, लुसेंट बोला। वो जो भी है वो इस बच्ची के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। प्लीज खुद को और इस बच्ची को बचाकर रखिए। दुनिया जितनी दिखती है उतनी सीधी नहीं होती मिसेस सिंह। अहाना चुप थी। उसकी उंगलियां कॉफी के कप को धीरे धीरे घुमा रही थीं, लेकिन मन अब और भी उलझ चुका था। एक मासूम बच्ची, एक रहस्यमयी पिता और एक अनजानी ताकत जो सब कुछ दूर से देख रही थी। अब ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, ये एक लड़ाई थी, सच की, सुरक्षा की और उस मासूम सी जान की जिसे अब अहाना अपने दिल से जोड़ चुकी थी। देखिए मिस्टर लुसेंट, अहाना ने थोड़ी सख्त लेकिन साफ आवाज में कहा, मुझे पता है आप मेरी फिक्र में बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता देना चाहती हूँ। ये बच्ची अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, ये अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगी इसे बचाने में। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सीधे फादर लुसेंट की आंखों में डालीं। और रही बात डरने की, तो जब मैं अपने पति अर्जुन से नहीं डरी, जो खुद एक तूफान है, तो किसी और से डरने का सवाल ही नहीं उठता। मैं डरकर नहीं, लड़कर जीना जानती हूँ। फादर लुसेंट का चेहरा थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, देखिए मिसेस सिंह, मैं आपकी हिम्मत और इरादों की कद्र करता हूँ। आप सच्ची इंसान हैं और शायद यही वजह है कि उस फोन कॉल ने हमें आपके पास भेजा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके सवालों का पूरा जवाब नहीं है, फिर भी शायद थोड़ा सा सच सामने ला सके। वो थोड़ा आगे झुका और धीरे से बोला, ये बच्ची, इसका नामाकांक्षा हमने रखा है। जब ये हमारे अनाथालय में आई थी तब इसके पास न कोई नाम था, न पहचान और न ही कोई दस्तावेज। एकदम जैसे कोई चीज छोड़ दी जाती है किसी गुमनाम जगह पर। अहाना की सांस थोड़ी रुक गई। बच्ची का नाम भी नया था, पहचान भी उधार की। ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। और उसके पिता? फादर लुसेंट की आवाज और धीमी हो गई। वो शख्स हमारे पास आया था एक रात, बिना चेहरा दिखाए, बस एक मोटी रकम रखकर कह गया कि बच्ची को रख लो, लेकिन अगर इसे कोई बीमारी हो भी जाए तो इलाज मत कराना। वो चाहता था कि हम बस इसे छिपा कर रखें, जैसे ये कोई बोझ हो। अहाना की मुट्ठियां भींच गईं। गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। हम पत्थर दिल नहीं हैं मिसेस सिंह, फादर लुसेंट ने सफाई दी। हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की इसे बचाने की, लेकिन इस बार हम मजबूर हैं। हमारे पास फंड्स नहीं हैं और ये बच्ची अब ज्यादा दिनों तक बिना इलाज के जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी 2 दिन पहले एक फोन आया। वो रुक गया। कैसा फोन? अहाना ने पूछा। एक अनजान आदमी का फोन था, लुसेंट बोला। उसने सिर्फ इतना कहा कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अहाना अर्जुन सिंह। उसने आपकी तारीफ की, कहा कि आप इस बच्ची को बचा सकती हैं। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब हमने आपके बारे में सुना, हमने मान लिया कि शायद ऊपर वाले ने ही हमें रास्ता दिखाया है। अहाना थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली,
फिर धीरे से बोली, और इस बच्ची का बाप? हम नहीं जानते वो कौन है, फादर लूसेंट ने मजबूरी से कहा। उसका कोई एक नाम नहीं है, हर बार नया नाम, नई पहचान, और हमने कभी उसके पीछे जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझ जाते हो। आहाना अब गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और शब्दों में आग। 1 मिनट मिस्टर लूसेंट, उसने कहा। आपने एक बच्ची को अपने अनाथालय में रखा हुआ है, जिसका कोई नाम, कोई इतिहास नहीं, और सबसे बड़ी बात, जो अनाथ भी नहीं है, और आपको उसके बाप का कुछ भी नहीं पता। उसने मेज पर हाथ मारा। दिस इज डिस्गस्टिंग सर। ये गैर जिम्मेदारी नहीं तो और क्या है। किसी बच्ची की जान आप ऐसे ही एक रहस्यमय शख्स के हाथ में छोड़ देते हो। आपको तो थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया इस मासूम की सुरक्षा का। लूसेंट शर्मिंदा हो गया, सिर झुका लिया। खैर, आहाना ने गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ी ठंडक दी। अब ये सब बातें पुरानी हैं। अब ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अपने पास रखूंगी, इसका इलाज करवाऊंगी, इसे ठीक करूंगी, और जब कभी इसका बाप फिर से दिखे तो उसे यहीं का रास्ता दिखाना, क्योंकि अब अगर वो इससे मिलने आया तो उसे पहले मुझसे मिलना होगा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर लूसेंट। आप जा सकते हैं अब, और अगली बार अगर किसी को छोड़ना हो तो कम से कम उसकी पहचान जरूर पता कर लेना। फादर लूसेंट बिना कुछ बोले उठा, धीरे से सिर झुकाया और केबिन से बाहर चला गया। आहाना अब अकेली थी, लेकिन उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी उग चुकी थी। अब ये बच्ची सिर्फ एक पेशेंट नहीं थी, अब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और आहाना के अंदर चलती एक जंग। उसने घड़ी की ओर देखा। शाम के 6 बज चुके थे। पूरे दिन की भागदौड़ में उसे ये भी याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब पानी पिया था, लेकिन अब दिल और दिमाग एक जगह थे, आकांक्षा के साथ। उसने अपना हैंडबैग उठाया और सीधे वार्ड की ओर बढ़ने से पहले मानवी और सिया के पास गई। दोनों जाने की तैयारी में थी, लेकिन आहाना को देखते ही रुक गईं। हम भी तेरे पास ही आ रहे थे, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में हल्की सी शरारत छुपी थी। वैसे तू ये बता, उसने हाथ कमर पर रखकर पूछा, जब से तेरा पति अर्जुन गया है तू हॉस्पिटल में ही रहने का प्लान बना रही है क्या? आहाना मुस्कुरा तो दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी मानवी ने तीखी आवाज में कहा, और मिसेस सिंह, आप तो दुनिया की सुपर वुमन हो, लेकिन हमने आज तक आपको अपने उस जालिम पति से बात करते नहीं सुना। कम से कम उसका फोन तो आता है या नहीं? ये सुनकर आहाना का चेहरा थोड़ी देर के लिए सूना सा हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने बस इधर उधर देखने का बहाना बना लिया। सिया ने तुरंत मानवी की कमर में घूंसा मारा और फुसफुसाई, बेवकूफ लड़की, कम से कम देख तो ले क्या बोल रही है। ये उसका पर्सनल मैटर है, ऐसे सवाल नहीं पूछते। मानवी ने मुंह बिचकाया। तू चुप कर दादी अम्मा, मैंने कौन सा ये पूछ लिया कि उसकी वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है या नहीं। ओह माय गॉड, सिया ने उसे घूरा। थोड़ी तो शर्म कर मानवी। अब मानवी भी भड़क गई। अरे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के बीच ये सब चलता है, ओके? सिया ने फिर से धीरे से कहा, मुझे लगता है अर्जुन और आहाना का रिश्ता अभी उस मुकाम पर पहुंचा ही नहीं। शायद दोनों के बीच कुछ अधूरा है। लेकिन सिया नहीं जानती थी कि आहाना सब सुन चुकी थी। आहाना ने मन ही मन सोचा, इनको क्या पता, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ ये नहीं हुआ कि उस माफिया को मुझसे प्यार हो। दिल के उस खाली कोने को दबाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, अब आकांक्षा को देख लेते हैं। मैं उसे आज अपने साथ घर ले जा रही हूँ। सिया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। तू उसे घर ले जा रही है? हाँ, क्यों? ऐसे क्यों देख रही है? आहाना ने थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बात पहले से तय थी, है ना? सिया थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन जानती थी कि जब आहाना कोई फैसला ले लेती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। उसने गर्दन हिलाकर हामी भरी। तीनों अब उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां आकांक्षा थी। दरवाजा धीरे से खोला गया और सामने थी वो नन्ही सी जान, एक मासूम चेहरा जो अपनी नींद में भी डरा सा लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक नई कहानी जन्म लेने जा रही थी। आहाना धीमे धीमे उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन बोली, अब तुम अकेली नहीं हो। कुछ देर उस बच्ची को देखने के बाद आहाना भी बाहर आ गई थी।
जहां और लोग थे, रोहन और रोहित भी वहीं थे। अर्जुन के जाने के बाद रोहन ही था जिसने हर जिम्मेदारी संभाली थी। अर्जुन जाते वक्त एक ही बात कहकर गया था, जब तक मैं वापस नहीं आता, अहाना अकेली ना कहीं जाएगी ना कहीं से आएगी। रोहन और शेरा उसके साथ रहेंगे। बाकी बॉडीगार्ड्स तो थे ही, लेकिन रोहन, उसका भाई और शेरा उसका पर्सनल गार्ड और दोस्त, जिन पर अहाना को सबसे ज्यादा भरोसा था। रोहन ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, चलिए अहाना। अहाना ने आकांक्षा की ड्रिप हटाई, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा के बोली, चलो आओ, आज से ये अस्पताल नहीं, तुम्हारा घर बदलेगा। अब तुम किसी अनाथालय में नहीं रहोगी, मेरा वादा है। आकांक्षा ने थोड़ी सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे वो पूछ रही हो, क्या वाकई? पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसमें अब एक सुकून भी था, अहाना का सुकून। तभी अहाना ने बच्ची के कपड़े ठीक करने शुरू किए। वो प्यार से उसके बाल संवार रही थी और दूसरी तरफ रोहन फोन में कुछ कर रहा था। पर वहीं सिया बार बार चोरी छुपे उसे देख रही थी। हर बार जब उसकी नज़र रोहन पर जाती, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती। वो मुस्कान जिसे कोई और शायद न देख पाए, पर अहाना ने देख ली थी। अचानक कुछ सोचकर अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक काम करो ना तुम दोनों, चलो मेरे साथ। आज रात तीनों वहीं रहेंगे। इतना बड़ा घर है, थोड़ी रौनक आ जाएगी। सिया और मानवी दोनों चौंक गईं। तू सीरियस है? सिया ने पूछा। मतलब किसी अनजान के घर में जाना थोड़ा अजीब लगेगा ना? मानवी ने भी धीरे से कहा। लेकिन फिर दोनों ने अर्जुन की फैमिली को याद किया, उसका घर, उसकी माँ, सबकी अपनापन भरी बातें, और उन्हें ज्यादा अटपटा नहीं लगा। चलो ना प्लीज, मुझे अकेले नहीं रहना है आज, अहाना ने बच्चे जैसी मासूमियत से कहा। अब वो दोनों कैसे मना करती? दोनों ने अपने अपने घर फोन कर दिया और अहाना का चेहरा खिल उठा। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि अर्जुन के जाने के बाद वो पहली बार अकेला नहीं महसूस कर रही थी। कल रात की यादें उसके अंदर ताज़ा थीं, उसका अर्जुन को मिस करना, उसकी परछाई को कमरे की दीवारों पर ढूंढना। लेकिन आज नहीं, आज उसके साथ थे उसके लोग। जैसे ही सिया ने हाँ की, रोहन का चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। उसकी आंखों में वो चुपचाप खुशी थी, जिसे शायद उसने किसी से कहने की हिम्मत नहीं की थी। हॉस्पिटल से निकलते हुए शेरा की गाड़ी सबसे आगे थी, फिर रोहन की और उसके पीछे 4 गाड़ियां और। पूरा काफिला वीआईपी मूवमेंट जैसा लग रहा था। रोहन की गाड़ी में अगली सीट पर अहाना बैठी थी और पीछे सिया, मानवी और छोटी आकांक्षा। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर भागती रोशनी, कारों का काफिला और शहर की सड़कों पर चलते हुए खुद को जैसे किसी फिल्म का हिस्सा मान रही थी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ, उसने मन ही मन सोचा। मानवी भी उतनी ही एक्साइटेड थी। वो बार बार सीट पर उछलती, फिर चुपचाप बच्ची को देखती, जैसे उस मासूम से रिश्ता बन रहा हो। तभी अहाना ने रोहन से कहा, वैसे आज तू बड़ा शांत है, वो भी तू, वरना तो तेरे जोक से सारा माहौल हिल जाता है। क्या खास बात है? इतना सुनना था कि मानवी को जोर से खांसी आ गई और सिया ने फौरन बाहर देखने का बहाना कर लिया। अहाना ने दोनों को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, अरे मैं सब समझती हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि रोहन खुद सिया के बारे में बोले। वो चाहती थी कि ये कहानी, ये रिश्ता अपनी रफ्तार से पनपे, बिना किसी दखल के। और फिर कारों का वो काफिला शहर से निकलकर एक शांत सी बस्ती की तरफ बढ़ गया, जहां अहाना का घर, उसका सच और एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रहे थे। क्या अहाना ने सही फैसला लिया है इस बच्ची को रख के? क्या करेगी अब आखिर अहाना? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया, लव सागा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सबसे यह कहना चाहती हूँ, काफी टाइम बाद इस सीरीज के एपिसोड्स फिर से शुरू हुए हैं, तो कृपया आप पिछले एपिसोड्स अगर देखना चाहते हैं तो दी गए प्लेलिस्ट से देख सकते हैं पूरी कहानी जो अभी तक अपलोड हो चुकी है।